That's all. जी, now the recording is there, so everybody who I want them to know, और जो आप मौजूद हैं आप तो सुन ही रहे हैं. The way forward is that आज 5th है. 3 days will do revision of macro. उसमें कोशिश है कि पहले 2 यूनिट्स आप कर दें. And 2 days will do 4 days will do past papers. हर हफ्ते 3 days revision, 4 days past paper. That's how I'm going, क्योंकि हर P4 करने में 2 दिन लगते हैं. सो 2 पेपर आपके हर हफ्ते हो जाया करेंगे और 2 यूनिट रिवाइज हो जाया करेंगे, और इवन पेपर करते हुए भी और यूनिट ऑटोमेटिकली रिवाइज हो रहे होंगे. माइक्रो के मैक्रो के दोबारा रिवीजन एक की हो रही होती हैं. सो दिस इज द वे फॉरवर्ड. अब जी हमने क्या करना है और आपने क्या करना है. मैं आपको, मेरे पास मार्च 23 का पेपर भी आ गया है, तो हम गोना स्टार्ट फ्रॉम देयर. लेटेस्ट पैटर्न पे इंडिया में जो रिलीज हुआ है उस पेपर को हम करेंगे. उसके बाद हम स्पेसिमेन पेपर जो मैं क्लासेस में करवा चुका हूँ एक बार फिर करवाऊंगा 23 का, ताकि नए पेपर्स दोनों पे ग्रिप आ जाए. उसके बाद हम मूव कर जाएंगे 22 के पेपर्स पे. मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ अपने वेरिएंट्स करवाऊं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं. उसके बाद 21 मैं चला जाऊंगा. आप लोग मेरे हिसाब से 15 से स्टार्ट करें, सिर्फ अपना समर का वेरिएंट स्टार्ट कर दें. 15, 16, 17, 18. मैं इंशाल्लाह 19 तक चला जाऊंगा. नवंबर, जून या मार्च जो भी करवाऊंगा अपने अपने वेरिएंट्स, ताकि हम हाफ वे मिलें और इसी बहाने हमारे 12-14 पेपर्स P4 जब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होती है बच्चे की. इससे ऊपर करना चाहो आपकी मर्जी. समझ आ गई जी. तो दिस इज द वे फॉरवर्ड, किसी को कंफ्यूजन हो. Right, so I'm starting with 3 days of revision of macroeconomics, और उसके बाद 4 डेज हम पास्ट पेपर पे चले जाएंगे. ये सिर्फ A2 की मैं बात कर रहा हूँ. A1 के जो कॉम्पोजिट वाले बच्चे हैं या A1 वाले, उनका तो मैक्रो खत्म होने वाला है 3-4 दिनों में, और इंशाल्लाह मैं पूरा टाइम पास्ट पेपर्स पे लगाऊंगा उनके पूरे आखिरी 20-21 दिन. आपके 10 दिन और भी है ना उनके पेपर के बाद, तो हमारे तकरीबन बराबर प्रैक्टिस हो जाएगी. अब जी कहाँ गया मेरा डॉक्यूमेंट. A2 मैक्रो इकोनॉमिक्स नोट्स फाइनल है ये कि नहीं, मैं दोबारा देख लूँ एक बार. शामिर खान आप बहुत छुट्टियां कर रहे हो बेटे. आओ प्लीज क्लासेस में. ना ट्यूटोरियल्स में आ रहे हो और ना यहाँ पे आ रहे हो, तो प्लीज डू अटेंड द क्लास. ठीक है. एस निकाल दिया ना वो, मैंने कहा डिफरेंट डॉक्यूमेंट निकल रहा है. A2 मैक्रो सिलेबस फाइनल वाला कहाँ है. A2 मैक्रो, ताकि जस्ट इन केस. A2 मैक्रो ये फाइनल वाला डॉक्यूमेंट है. राइट जी, मैंने आपका एएस वाला मैक्रो का फाइनल डॉक्यूमेंट भेज दिया है, जिसमें वो कुछ चंद पेजेस कम थे, तो मैंने वो पूरा सॉल्व वाला भेज दिया. अच्छा मेरे बच्चों, अब मुझे बताएं. ओके, ये जो हिस्सा है सर्कुलर फ्लो वाला, ये आपका एएस में है. ये जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है. इब्राहिम अली अलवी बहुत छुट्टियां मार रहे हैं बेटे, आप प्लीज छुट्टी ना करें. अच्छा जी, अब ये सारा A1 का पार्ट है काफ़ी देर के लिए. शैल आई स्किप इट? मुझे बताएं, या मैं इसकी वीडियो भेज दूं और आप लोग वीडियो देख लें, क्योंकि इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन मुझे बताएं, कैन आई स्किप इट, ताकि हम जल्दी से अपना कर सकें. श्योर एवरीवन विद मी? वीडियो ऑलरेडी लगी हुई है उसके ऊपर, मैं आपको उस वीडियो का लिंक भेज दूंगा प्लेलिस्ट में से. ठीक है. मसलन ये जो इससे खुशी भी हो रही है कि बच्चे आ रहे हैं, लेकिन लेट आ रहे हैं. ज़रा टाइम पे आए तो ज़रा अच्छी तरह क्लास प्रोडक्टिवली स्टार्ट हो. ये सारे टॉपिक जो हैं A1 में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट लेना कि C+I+G+X-M एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिमांड के हिस्से, ये सर्कुलर फ्लो का बेसिक डायग्राम, ये आना चाहिए आपको आइडिया, क्योंकि इसके बाद मुश्किल होती है. मैं क्योंकि क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं अब A2 कंटेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 आप लोग इनकी वीडियो ज़रूर देखिएगा. A2 कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं जी. इस चैप्टर का नाम है Keynesian Theory of Income and Employment, how components of aggregate demand या aggregate expenditure changes affect national income. हम इस पूरे चैप्टर में क्या देख रहे हैं? केन्स के मुताबिक इनकम्स और एम्प्लॉयमेंट कैसे एक मुल्क में बिहेव करती हैं, और जो एग्रीगेट डिमांड के 4 हिस्से हैं C+I+G+,
एक्स माइनस एम, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये एग्रीगेट डिमांड ही है, बस प्लान्ड है, अभी हुई नहीं, अगले साल की है। एग्रीगेट डिमांड तो जीडीपी है जो हो चुका है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगले साल का है। तो सिर्फ ये फर्क है दोनों में। तो अब जी हम स्टार्ट कर रहे हैं ए टू कॉन्टेंट। ए एस का कॉन्टेंट जो आपको रिक्वायर्ड है इन्फॉर्मेशन उसकी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लेकिन रिक्वायर्ड है, उसका मैं आपको एक वीडियो लिंक भेज रहा हूँ जो आपकी प्लेलिस्ट में लगा हुआ है ऑलरेडी, ताकि आप लोग उसको देख लें। अब स्टार्ट करें जी ए टू कॉन्टेंट। केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जी, तो जो हमने ऊपर पढ़े इस कंटेंट में मिस किया अभी फिलहाल, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ये एक्चुअल इंजेक्शन एंड विड्रॉल होते हैं, जबकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फ्यूचर ईयर्स के एंटिसिपेटेड है। कोई कॉन्सेप्ट में बाकी फर्क नहीं है, बस ये हुआ नहीं, ये होना है, दैट्स ऑल। एन इकोनॉमी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, हेंस टू सिंप्लीफाई थिंग्स, जॉन मेनार्ड केन्स, हमने दो थ्योरीज पढ़नी है, केन्स की और ब्रीफली मॉनेटरिस्ट की। आपको दोनों का फर्क वाजिया होना चाहिए, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और एक आधा क्वेश्चन भी उनकी कंपैरिजन पे आ सकता है। जेएम केन्स ने कुछ अजम्पशंस ली ताकि वो इकोनॉमी को समझ सके आसानी से, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक मॉडल है। पहली अजम्पशन क्या है उसकी? देयर इज अ फिक्स लेवल ऑफ पोटेंशियल नेशनल इनकम which means there is full employment of resources। इसको वो सिंबल देता था वाई एफ, यानी वाई फॉर इनकम, एफ फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। Thus the level of actual national income y may be less than if there is unemployment, or even greater than full employment if everyone starts working overtime। मुझे बताइए किस चीज की बात कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है हमारा? आवर पीपीसी, आवर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का इनइलास्टिक पार्ट। समझ आ गया? जब सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, 2 3 4% अनएम्प्लॉयमेंट है, ये होता है जी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या पोटेंशियल नेशनल इनकम। किसी को पहली अजम्पशन में मसला, वो कहता है जी हर कंट्री का एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जहां रिसोर्सेज अगर पूरी तरह इस्तेमाल हो, लेकिन इकोनॉमी उससे पीछे भी हो सकती है अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो, और उससे आगे भी हो सकती है अगर वो ओवर टाइम करना शुरू कर दें। समझ आ गई बात? दूसरी बात जी, इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज सम अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ वाई यानी इनकम बाय यूजिंग अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज। ये क्या बिलीव कर रहे हैं? हम अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के इलास्टिक पार्ट में थोड़ा सा फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हैं। हम अगर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उस पर पहुंच जाएंगे या उससे आगे चले जाएंगे अगर ओवर टाइम करेंगे। कांस्टेंट प्राइसेस, बहुत बड़ी assumption, कोई इन्फ्लेशन नहीं, कोई डिफ्लेशन नहीं। कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे पीपीसी की assumptions थी, वो इसने यहां पे ले ली। कोई कंफ्यूजन बच्चों इसकी चार assumptions में? आपने ये मतलब पहले भी मुझसे पूछा हुआ है, खैर डिफरेंस बता देता हूँ चमन। पोटेंशियल नेशनल इनकम, अगर फर्ज किया एक मुल्क में सिर्फ 2 मशीनें हैं और 4 वर्कर्स हैं, अगर उनको पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए तो हम 100 यूनिट्स बना सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल नेशनल इनकम वाई एफ है, इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ आ गई? हम इससे पीछे भी हो सकते हैं अगर एक वर्कर छुट्टी पे है या एक मशीन खराब है, या उससे ऊपर भी हो सकते हैं अगर दोनों वर्कर और चारों मशीनें 24 घंटे काम कर रही हैं, ओवर टाइम कर रही हैं। समझ आ गया? लेकिन कहता है कि रियलिटी में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक आधा वर्कर अनएम्प्लॉयड होगा, एक आधी मशीन खराब होगी। समझ गए? ये दोनों में फर्क है जी। एनी क्वेश्चंस लाइक दैट? ओके। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के वही 4 कंपोनेंट्स, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी नेट एक्सपोर्ट, लेकिन ये प्लान्ड है, फ्यूचर ईयर के लिए है। तो इसको बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी थ्योरी सारी सेम है। अब जी एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जी, ऑटोनोमस वर्सेस इंड्यूस्ड। कई सारे कॉन्सेप्ट लेके फिर हम एसेस तक पहुंचेंगे, वो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर वगैरह समझ सकेंगे। ऑटोनोमस इंजेक्शंस या विड्रॉल्स कौन सी हैं? जिनका नेशनल इनकम पे कोई डिपेंडेंसी, कोई लिंक नहीं है। नेशनल इनकम जीरो भी हो तो वो उतना ही रहेगा, नेशनल इनकम बढ़े तब भी वो उतना ही रहेगा। ठीक है। जबकि इंड्यूस्ड इंजेक्शंस या विड्रॉल क्या है? इंजेक्शंस एक बार बता दूं जिन बच्चों ने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ या याद नहीं है, 3 इंजेक्शन होते हैं 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी में। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? कंजम्पशन ओरिजिनल है तो उसको अलग नहीं मानते, इन्वेस्टमेंट आई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी, एक्स एक्सपोर्ट्स, और 3 ही विड्रॉल्स हैं, सेविंग्स बाय हाउस होल्ड्स एस,
अपना टैक्सेस बाय गवर्नमेंट टी, और इंपोर्ट्स एम। एस प्लस टी प्लस एम विड्रॉल्स हैं, आई प्लस जी प्लस एक्स इंजेक्शन हैं। ये बराबर हो, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में है। इनमें से कोई ज्यादा कम हो तो नेशनल इनकम डिसइक्विलिब्रियम में जाके फिर खुद ही वापस इक्विलिब्रियम में आती है। वो वीडियो में आप देख लीजिएगा। सारे हमारे जो इंजेक्शंस हैं वो ऑटोनमस हैं। वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है जे, इंजेक्शंस, और नीचे लिखा हुआ है नेशनल इनकम, वाई डी, इनकम डिस्पोजेबल। अब देखो, जीरो इनकम थी तब भी एक्सपोर्ट्स उतनी थी। नेशनल इनकम देखो एरो जा रहा है, बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्सपोर्ट्स उतनी है। वजह क्या है? नीचे देखें, एज सीन अबव एक्सपोर्ट्स आर ऑटोनमस इंजेक्शन as they depend on foreigners incomes and not on domestic national income। इसलिए नेशनल इनकम ज्यादा कम होने से एक्सपोर्ट्स पे फर्क नहीं आएगा, और दो रियलिटी में आता है थोड़ा सा, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं ए लेवल की हद तक। और फॉरेनर्स की इनकम चेंज का उसके पे असर आएगा, तो ये नेशनल इनकम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल इनकम चेंजेस। सबको समझ आ गया? ऑपोजिट में सारे जो विड्रॉल्स हैं, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, वो इंड्यूस्ड हैं। वो नेशनल इनकम पे डिटर्मिन होते हैं, नेशनल इनकम पे डिपेंड करते हैं। जब जीरो नेशनल इनकम थी तो देखो इंपोर्ट्स का ये ग्राफ लगा हुआ है, इधर लिखा हुआ है जे डब्ल्यू, यानी इंजेक्शन या विड्रॉल्स। इंपोर्ट जीरो थी जब नेशनल इनकम जीरो थी, नेशनल इनकम बढ़ना शुरू हुई तभी इंपोर्ट्स होंगी ना, इंपोर्ट साथ साथ बढ़ना शुरू हुई, तो ये इंड्यूस्ड विड्रॉल आ गया आपका। सारे इंजेक्शंस ऑटोनमस, सारी विड्रॉल्स इंड्यूस्ड। ऑटोनमस कौन कौन इतनी देर बाद आए? अच्छा, इतने बच्चे आए हुए थे, मुझे बताया नहीं किसी ने। मैं जरा ऊंचा बोल रहा था, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। सॉरी बच्चों, आई थॉट यू वर नॉट देयर। मुझे तो पता ही, अभी आवाज आई है, बच्चे ने बताया। चलें, गुड, ऑल ऑफ यू आर गुड। अब लेट्स गो ऑन अगेन। ये ऑटोनमस और इंड्यूस का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बच्चों ने कुछ ने ज्वाइन किया। ऑटोनमस क्या होता है जी? इंजेक्शन या विड्रॉल जिसका नेशनल इनकम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे एक्सपोर्ट्स हमारी जो होती हैं, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम जीरो भी हो तो एक्सपोर्ट्स उतनी है, नेशनल इनकम बढ़ती गई, एक्सपोर्ट्स स्ट्रेट लाइन उतनी रही। वाई? बिकॉज दे डिपेंड ऑन फॉरेनर्स इनकम्स, नॉट आवर नेशनल इनकम। इंपोर्ट्स अलबत्ता ऑन द अदर हैंड जीरो थी जब नेशनल इनकम जीरो थी, और जब नेशनल इनकम बढ़ती गई तो इंपोर्ट साथ साथ बढ़ी। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड विड्रॉल, क्योंकि वो नेशनल इनकम पे डिपेंड कर रही है। किसी को कंफ्यूजन जी? अब जी मार्जिनल प्रोपेंसिटीज, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आते हैं, और शायद लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो तसल्ली से समझते हैं। मार्जिनल मींस एडिशनल, प्रोपेंसिटी मींस लाइक्लीहुड या टेंडेंसी। सो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज यूज्ड टू कंज्यूम, वो बन जाएगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा हम खर्च कर देते हैं कंट्री में। इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज यूज्ड टू सेव, ये बन जाएगी एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा हम सेव करते हैं। इसी तरह एमपीएम, फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज यूज्ड टू इंपोर्ट, और एडिशनल, हर एडिशनल डॉलर का कितना हिस्सा इंपोर्ट्स में लग रहा है। एंड फिर टैक्सेस का आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन। चार ही मार्जिनल प्रोपेंसिटीज हैं। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज यूज्ड टू पे टैक्सेस। किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो रही हो? अभी मैंने आपको क्या बोला है? एमसीक्यूज मेनली, लेकिन शायद सेक्शन ए में कुछ बात आ जाए, और सेक्शन बी में इसका रेफरेंस आना जरूरी होता है कहीं कहीं। बंद कर दे अपना माइक प्लीज। अब जी, पहला हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनको कैलकुलेट करना सीख लो, बड़े आसान से हैं। मीनिंग क्या है? एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम हो रहा है। एमपीसी का फॉर्मूला, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन स्पेंड्स $800 ऑफ हिज एडिशनल 1000 इनकम। एमपीसी क्या होगी? चेंज इन इनकम कितनी हुई है, चेंज इन स्पेंडिंग कितनी हुई है? 800, और चेंज इन इनकम 1000, 0.8 आ गया। हर डॉलर का वो 0.8 यानी 80 सेंट स्पेंड कर रहा है। समझ आ गई मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब थोड़ा सा, दो मैंने आज रिवाइज नहीं करवाया लेकिन पहले पढ़ाया हुआ है। अगर ये टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी हो, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स होती हैं, सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये इंजेक्शन एंड विड्रॉल होते हैं, मुझे बताएं अगर एमपीसी 0.8 है तो सेव कितना हो रहा है?
0.2, 1 - 0.8 करोगे, एमपीएस निकल आएगा। क्लियर हो गया? एक ही डॉलर में कंजम्पशन होती है, उसी में सेविंग, उसी में इंपोर्ट, उसी में टैक्सेस पे करते हैं, तो एक ही में से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आ गया जी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज सेव्ड। तो एमपीएस को कैलकुलेट करने के लिए भी चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। लेट्स से एक बंदे की इनकम बढ़ी $10,000 और उसने उसमें से $2,000 सेव कर लिए। फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, क्या आंसर आएगा? 0.2, 2,000/10,000, 0.2। वेरी गुड। फिर आ गया जी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन, एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा टैक्सेस में जा रहा है। फॉर्मूला चेंज इन टैक्स पेड ओवर चेंज इन इनकम। अगर गवर्नमेंट £100 टैक्स ले रही है एडिशनल इनकम ऑफ £1,000 से, तो एमपीटी क्या होगी? 100/1000, 0.1, यानी $1 में से 10 सेंट वो टैक्स पे कर रहा है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? आखिरी जी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज स्पेंट ऑन इंपोर्टिंग, एमपीएम, चेंज इन इंपोर्ट्स ओवर चेंज इन इनकम, सेम वे ऑफ कैलकुलेशन। तो इन तीनों विड्रॉल्स को मिला दें, एमपीएस, एमपीएम एंड एमपीटी, ये बन जाता है एमपीडब्ल्यू, फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, हिल मिला के विड्रॉल्स बन गए। अब मैं आपको एक दो जरा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जल्दी से, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। एक फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी है, उसमें से 0.2 सेव हो रहा है, 0.1 टैक्सेस में जा रहा है, 0.1 इंपोर्ट्स पे जा रहा है। इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विदड्रॉ कितनी है? दोबारा बोलें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विदड्रॉ 0.4, 0.2 जा रहा है सेविंग में, 0.1 टैक्सेस में, 0.1 इंपोर्ट में, तो 0.4 एमपीडब्ल्यू है। अब मुझे बताएं इसकी एमपीसी कितनी होगी। $1 में से 0.4 को विड्रॉ हो गया, 0.6, 0.6, 0.2 किसने बोला यहाँ पे? आपको समझ आ गया? अब ये दोबारा पूछ लूं? मेरे बात सुनो, तीन विड्रॉल्स हैं, 0.2 सेव हो रहा है, 0.1 इंपोर्ट्स पे लग रहा है और 0.1 टैक्सेस में जा रहा है। टोटल विड्रॉल्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी विड्रॉल्स कितनी हो गई? 0.4, 0.4 विड्रॉ हो गया, खर्च हो गया, तो कंज्यूम कितना हो रहा है? 1 - 0.4, 0.6। समझ आ गया मेरे बच्चों? बेटे लेकिन हमारे मुल्क में तो नहीं लग रहा ना, बाहर जा रहा है। ठीक है, ये विद इन द कंट्री। गुड क्वेश्चन, एवरीवन क्लियर जी? मार्जिनल प्रोपेंसिटीज टेकन अंडर योर स्ट्राइड। अब चलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटीज। ये टोटल्स हैं, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनकम दैट इज यूज्ड टू कंज्यूम, सेव, इंपोर्ट एंड पे टैक्सेस। एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। अगर एक बंदे की इनकम 1,000 है, वो 800 स्पेंड कर रहा है, 800/1000, उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या है? हर डॉलर में से 80 सेंट स्पेंड कर रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, टोटल सेविंग को डिवाइड करोगे टोटल इनकम, वो एडिशनल थी, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम मार्जिनल, ये टोटल ओवर टोटल है, सेविंग ओवर इनकम। समझ आ रहा है मेरे बच्चा? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद जी, एवरेज प्रोपेंसिटी टैक्सेशन, टोटल टैक्स पेड ओवर इनकम। अगर गवर्नमेंट £100 टैक्स ले रही है टोटल इनकम ऑफ 1000 में से, तो 100/1000, 0.1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, टोटल इंपोर्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ क्या बन जाएगी फोर सेक्टर में? एपीएस प्लस एपीटी प्लस एपीएम। किसी को कंफ्यूजन? कूल जी, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट कंजम्पशन फंक्शन। हमने अभी आज की क्लास में सारे इंजेक्शंस पढ़ने, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। ठीक है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? इट इज हाउ कंजम्पशन चेंजेस विद चेंजेस इन नेशनल इनकम। ठीक है, जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन उसके साथ साथ कैसे बढ़ती है। फॉर्मूला है C इज इक्वल टू C0 प्लस MPC मल्टीप्लाइड बाय Y, यानी इनकम। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, CO इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, नेसेसिटीज पे जो हम खर्च करते हैं, सर्वाइवल के लिए जो चाहिए होता है। ठीक है, तो
सी है कंजम्पशन, सीओ ऑटोनमस कंजम्पशन, नेसेसिटीज पे सर्वाइवल के लिए बेसिक खर्चा। एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको मल्टीप्लाई करो इनकम में, वो हमारा कंजम्पशन फंक्शन निकलता आएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बार करवा दूं फ्रॉम स्क्रैच, ताकि ये कॉन्सेप्ट जरा अच्छी तरह माइंड में बैठ जाए। राइट जी, लेट्स सी, इज उम्मे कुलसूम इन द क्लास? अच्छा बेटे, उम्मे, हाँ जी हाँ जी बेटे। बाहू, अच्छा, सलाम अलैकुम बाहू। अब जी हम कंजम्पशन फंक्शन कर रहे हैं। ओ, कंजम्पशन, डोंट टेल मी आई चार्ज इट सो मच। वेट जी, मैं चार्जर लगा लूं, एंड आई होप इट लेट्स मी। समथिंग इज रॉन्ग विद माय बैटरी स्टोरेज, क्योंकि ये इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होना चाहिए चार्ज। वेल चलें, अब मैनेज करते हैं समहाउ। जी, आई होप इट वर्क्स नाउ। तो हम कर रहे हैं जी कंजम्पशन फंक्शन। उम्मीद जरा याद है भी मैंने जो बताया क्या है कंजम्पशन फंक्शन? सी इज इक्वल टू व्हाट? सी नॉट प्लस एम इंटू वाई। हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं जी। सी नॉट हमें उन्होंने दिया इज $100, ठीक है। एमपीसी इस इकोनॉमी में है 0.8, हर डॉलर का 0.8 स्पेंड हो जाता है। और इनकम वन उसने हमें दी $1000, और इनकम टू फिर बढ़ा के उसको $2000 कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा, अमीर जो है अपनी एडिशनल इनकम का ज्यादा सेव कर लेता है और स्पेंड कम करता है। गरीब अपनी एडिशनल इनकम का ज्यादा स्पेंड कर देता है, सेव कम करता है, क्योंकि उसकी बहुत सी जरूरियात बाकी होती हैं। समझ आ रही है ये बात? तो लेट्स स्टार्ट। हम कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज पुट करवाएं जी मुझे। सीओ क्या है? $100। एमपीसी क्या लिखूं? और इनकम पहले लिखते हैं जी 1000। जब इसको सॉल्व किया, 100 पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 800, कंजम्पशन 900। पहले 1000 का उसने 900 स्पेंड कर दिया। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद उसकी इनकम को बढ़ाते हैं जी, 2000 पे ले जाते हैं। कैलकुलेट करवाएं जी। 100 जी बेटे, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। इरास इधर देखें, ये वैल्यूज मैंने पुट की हैं फॉर्मूला वैल्यूज का। ये वैल्यूज मैंने पुट की ये ऑलरेडी पोस्टेड है, लेकिन चले मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ओके जी। बताएं मुझे इरास, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं बेटे। सीओ था, बेसिक नेसेसिटीज पे भी उसने स्पेंड करना है $100, तो हमने सीओ लिख दिया 100। एमपीसी थी 8, उसकी इनकम पहले थी 1000, उसमें मल्टीप्लाई किया 800 प्लस बेसिक नेसेसिटी पे कंजम्पशन 100, पहले 1000 का वो 900 कंज्यूम कर रहे हैं। सेव नहीं बेटे, हम कंजम्पशन पढ़ रहे हैं। पहले 1000 का 900 वो कंज्यूम करे, तो सेव 100 हो रहा है, यूं समझ लो। अच्छा सही हो गया। अच्छा बहरहाल आपकी आवाज कटी थी बीच में। इराज समझ आ गया? तो मुझे करवाओ। 100 मैंने दोबारा पुट किया है। अब दोबारा ये सारे वैल्यूज पुट करवाएं। एमपीसी कितनी है, और अब नई इनकम कितनी है? $2000। अब जी कैलकुलेट करवाएं। 100 पहले लिखेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे। कितनी हो गई? 0.8, 1600। तो टोटल कंजम्पशन उसकी अब पहुंच गई है 1700 पे। मुझे बताओ एडिशनल 1000 में से उसने कितना स्पेंड किया? नो, 800। पहले 1000 में से उसने 900 स्पेंड किया था, अब 800 स्पेंड किया। तो अमीर की एमपीसी गिर रही है, पहले 0.9 थी अब 0.8, और एमपीएस बढ़ रही है, पहले सेविंग सिर्फ 0.1 कर रहा था, 0.2 कर रहा है। समझ आ गया मेरा बेटा? 100% नहीं आया मुझे लगता। बताएं। ओके, एनीवन हु स्ट्रगलिंग? एनीवन, एनीवन हु स्ट्रगलिंग?
ये छोटे मोटे ओके। अब हम चलते हैं जिसका ग्राफ बनाते हैं। अब हमने देखा एक है हमारी ऑटोनमस कंजम्पशन, वो इधर मैं लिख दिया सी कंजम्पशन के लिए, उधर नेशनल इनकम डिस्पोजेबल, जो हर लेवल ऑफ इनकम पे सेम है, सी ओ। ठीक है। दूसरी है हमारी इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जो नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ, यानी एमपीसी ऑफ वाई। समझ आ गया? ये दोनों ग्राफ समझ आ रहे हैं? ये ऑटोनमस वाली जो नेसेसिटीज पे स्पेंड करना ही करना है, और ये इंड्यूस्ड वाली जो इनकम के साथ साथ बढ़ रही है। इसकी शेप स्लोप एमपीसी पे है डिपेंड करती। जब हम कंजम्पशन फंक्शन अब पूरा लगाएंगे तो इधर कंजम्पशन, इधर वाई डी। मुझे बताओ कहां से शुरू करूं, जीरो से या थोड़ा ऊपर से? थोड़ा ऊपर से। ये इलाका क्या बन गया, सीओ ए पॉइंट तक, और उसके बाद हमारा एमपीसी ऑफ वाई, ये मिल मिला के हमारा कंजम्पशन फंक्शन बन गया। अब समझ आ गया मेरा बेटा? ओके। कन्विक्शन नहीं आ रही आवाजों में, चले। अच्छा, अगर ये हमारे ग्राफ की शेप यूं हो जाए शेप, तो इसका क्या मतलब है, एमपीसी हमारी बढ़ गई है। किसके पास पैसा है, गरीब के पास या अमीर के पास? गरीब के पास। और अगर यूं हो जाए तो एमपीसी कम है, किसके पास पैसा है? अमीर के पास। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? कोई कंफ्यूजन? जब भी एमपीसी चेंज होगी पिविटल शिफ्ट आएगा, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर कॉन्फिडेंस, वेल्थ, वो चेंज होगी तो पूरा शिफ्ट आएगा पैरेलल। समझ आ गई? जी बेटे। क्या क्या? नहीं, इनकम चेंज से ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी। ये देखो, कंजम्पशन, इनकम, इनकम बढ़ी, कंजम्पशन ऑन द कर्व मूवमेंट, क्योंकि इनकम इंडोजिनस फैक्टर है। वेल्थ चेंज हो तो ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा। अब समझ आ रही है बात? ओके, लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स। वेयर वर वी? यस, ये हमारा, नहीं, ये तो मैंने वही निकाल लिया है, ये हमारे नोट्स हैं। अब देखो जी, जो मैंने आपको बात समझाई, ऑटोनमस कंजम्पशन स्ट्रेट लाइन, एमपीसी जीरो से ऊपर चलती है, वो इंड्यूस कंजम्पशन, मिल मिला के हमारी टोटल कंजम्पशन फंक्शन। जीरो से ए तक ऑटोनमस कंजम्पशन है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद ए टू सी हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। अब कोई इंटरनल फैक्टर चेंज हुआ, वाई इन नेशनल इनकम, तो ऑन द कर्व मूवमेंट। एमपीसी चेंज हुई तो पिविटल शिफ्ट। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हुए, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ तो कंजम्पशन फंक्शन नीचे आ जाएगा सी टू पे, कम हुआ तो ऊपर चला जाएगा, पूरा शिफ्ट होगा। समझ आ गया मेरा बेटा? इसमें अनलाइक नॉर्मल ग्राफ, डिमांड सप्लाई वगैरह, इसमें ऊपर शिफ्ट मींस इंक्रीज और नीचे शिफ्ट मींस डिक्रीज, क्योंकि जीरो से हम इसको यूं करके ले रहे हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चा, या कोई कंफ्यूजन? अब मुझे आप बताते जाओ, ये सामने लिखा हुआ है, ये मैंने चेंज ऑफ एमपीसी कर दिया, ठीक है। इंड्यूस्ड, अगर एमपीसी बढ़ती है तो ये पिवटल अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और एमपीसी कम होती है तो नीचे। और हमने ये भी देख लिया कि रिच के पास आएगा तो नीचे जाएगा, पुअर के पास पैसा आएगा तो ऊपर। अब फैक्टर्स देखो शिफ्ट वाले। वेल्थ, अगर वेल्थ बढ़ती है, अब्दुल वहाब, हमारा कंजम्पशन फंक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर, और पैरेलल शिफ्ट होगा, ठीक है। अब जरा तसल्ली से समझिएगा, वैसे लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस कम हुए तो क्या शिफ्ट होगा या अलोंग द कर्व मूवमेंट आएगी? क्योंकि इनकम चेंज हो रही है, डिस्पोजेबल, शाबाश। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने वाले हैं, आगा मेहदी। लोगों को शक है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगने वाले हैं। व्हाट विल हैपन टू कंजम्पशन फंक्शन? डायरेक्ट टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस किस चीज को चेंज करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम को, और वो नीचे हमारा लिखा हुआ है, इंटरनल फैक्टर है। समझ आ गई बात? Zertex, दिस इज नॉट माय स्टूडेंट, राइट जी। अच्छा, अब उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स लगने का खौफ है, आगा मेहदी, लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे?
ज्यादा स्पेंड करेंगे और लग गए तब भी ज्यादा स्पेंड करेंगे, बिकॉज ऊपर शिफ्ट होगा, खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है। फ्यूचर कॉन्फिडेंस। महिरा आबिद, अगर अवाम को फ्यूचर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, कंजम्पशन फंक्शन किधर शिफ्ट होगा? पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर, व्हाट विल हैपन टू कंजम्पशन फंक्शन? महिरा, शायद माइक का इशू है। खदीजा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा हो किधर शिफ्ट होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कपड़े चाहिए, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा घर चाहिए। एज स्ट्रक्चर, अगर ओल्डर पॉपुलेशन लेस हो जाए तो कंजम्पशन कम हो जाती है, वो कम खर्च करते हैं, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ओल्डर पॉपुलेशन अगर द मोर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। नो नो नो, older population spends less. The more the older population, less the consumption. और अगर younger proportion ज्यादा है तो आप लोग आईफोन्स लेते हो, स्पोर्ट्स कार्स लेते हो, इट शिफ्ट्स अपवर्ड। समझ आ गया मेरे बच्चों? मेरे बेटे, डायरेक्ट टैक्सेस जब कम होते हैं तो क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, क्योंकि वाईडी यहां पे लिखा हुआ है हमारे इंटरनल फैक्टर के अंदर। जैसे प्राइस चेंज से ऑन द कर्व मूवमेंट आती थी ना डिमांड कर्व पे, डिस्पोजेबल इनकम चेंज से भी ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं था, इनकम ही चेंज हुई थी। नहीं 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 नहीं, सब में पैरेलल आ रहा है बेटे। पिवटल तो एमपीसी चेंज होने से हो रहा है। वेरी गुड वसी, पूछा करो ऐसे ही। एनी क्वेश्चन जी? अब मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ। जी जी जी, बोलें बोलें। अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते हैं तो वही चीजें जो हम पहले 100 रुपए की लेते थे अब 120 की हो गई, कंजम्पशन तो बढ़ गई ना मेरे बेटा। कह सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन स्टिल इट विल शिफ्ट अपवर्ड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी। हमारा अब देखो, पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हुए हैं, हमारी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है मेरा बेटा। कम खरीदेगा मानता हूं, लेकिन ओवरऑल फिर भी कंजम्पशन बढ़ेगी। नहीं, ऐसा ना करो। कीप इट सिंपल। अच्छा जी, अब मैं एक दो और पूछ लेता हूं। अच्छी क्रेडिट स्कीम्स है, बड़े अच्छे लो इंटरेस्ट पे क्रेडिट स्कीम्स आ गई हैं, तो कंजम्पशन फंक्शन विल शिफ्ट। और अच्छी सेविंग स्कीम्स हैं तो इट विल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट होगा, पैरेलल या पिवटल? पैरेलल। पैरेलल, परफेक्ट। सिर्फ एमपीसी। जी बताओ, किसमें? डायरेक्ट टैक्सेस में? बेटे, पिविटल सिर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम से है। अगर अमीर से गरीब के पास पैसा आया है तो इसकी एमपीसी बढ़ेगी, यूं C0 से C1 पे चला जाएगा। और अगर अमीर के पास डिस्ट्रीब्यूट होकर आया है तो C2 पे आ जाएगा। समझ आ गया? वो सारे फैक्टर जो लिखे हुए हैं, वेल्थ बढ़ी, लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, एडिशनल एक्सटर्नल फैक्टर है, ग्राफ में नहीं लिखा हुआ, तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। एवरीवन क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन जी। सेविंग फंक्शन। डू यू ऑल एग्री दैट सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम? सेविंग कभी कर सकते हो, तभी इनकम है। तो जब वाई राइज करती है, इनकम राइज करती है, तो सेविंग भी साथ में राइज करती है। अब इसका फंक्शन देखो, सेविंग इज इक्वल टू माइनस एस ओ प्लस एम पी एस ऑफ वाई, वेर एस स्टैंड फॉर सेविंग, माइनस एस ओ इज डिस सेविंग, वही सी ओ यानी स्पेंडिंग टू बी मेड ऑन बेसिक नेसेसिटीज इवन विद नो इनकम। आप अपने बैंक अकाउंट में से डिस सेव करोगे या बोरो करके स्पेंड करोगे। और एमपीएस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल इनकम का कितना सेव करते हो। इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करवाना सिखा दूं जैसे मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे एमपीसी करवाया था, और सॉरी सेविंग कंजम्पशन फंक्शन करवाया था। चलें, लेट्स क्विकली गो टू दैट एंड अंडरस्टैंड इट। अमन जरा परेशान हो रहे हो, डोंट वरी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट्स स्टार्ट विद अब हम सेविंग फंक्शन कर रहे हैं।
राइट जी। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला है सेविंग इज इक्वल टू माइनस एस जीरो यानी टिस सेविंग प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग इनटू इनकम। सेम मैं फिगर्स ले रहा हूं, माइनस एस ओ इज -100। कोई इनकम ना भी हो तो 100 आपको बैंक अकाउंट से निकाल के डॉलर स्पेंड करने ही करने, नेसेसिटीज पे, फूड पे, मेडिसिन पे, क्लोथिंग पे। एमपीएस इस इकोनॉमी की है जी 0.2, हर डॉलर का 0.2 सेव हो रहा है, 20 सेंट सेव हो रहे हैं। फिर जी हमारी नेशनल इनकम पहले वैसे ही $1000 और बाद में Y1 से बढ़ के Y2 पे $1000 और $2000। ठीक है, वैल्यूज पुट करवाएं जी जल्दी से, चमन आप करवाएं। -100 प्लस इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, कितना हो गया, आंसर क्या आया जी, 1000 का वो 100 सेव कर रहा था। ये पहला स्टेप कंप्लीट। वसी दूसरा कैलकुलेट करवाओ मुझे, जब इनकम 2000 पे चली गई है क्या वैल्यूज पुट करूं। शाबाश जी। 2000 -100 यही आएगा, ये सॉल्व होगा, पहले क्या आंसर आएगा, 400, नहीं 400 है, और आंसर हाँ 300 आ जाएगा। हाँ 300। अब जरा नोट करें, रिच की सेविंग ज्यादा होती है, 1000 तक जो कमा रहा था सिर्फ 100 सेव कर रहा था, 0.1 एमपीएस थी। अब जब वो अगले 1000 का 200 सेव करेगा तो एमपीएस बढ़ जाएगी। तो रिच सेव्स मोर ऑफ हिज एडिशनल इनकम एंड पुअर सेव्स लेस ऑफ हिज एडिशनल इनकम। समझ आ गया मेरा बेटा। ओके, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेविंग फंक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए हमें 45 डिग्री लाइन यूज करनी पड़ेगी, वो बाद में भी काम आएगी, तो अच्छी तरह 45 डिग्री लाइन का कॉन्सेप्ट ले लो। वसी आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटे, आज मैं देख रहा हूँ, सो डोंट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, आई हैव गुड होप्स ना। इधर आ गया जी हमारा कंजम्पशन और इधर नेशनल इनकम डिस्पोजेबल। 45 डिग्री लाइन का काम क्या है बताएं, मैंने कई बार करवाया हुआ है। टू इक्वल पार्ट्स, ऑल पॉइंट्स पे ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल जो y एक्सिस एंड x एक्सिस में, वो दोनों बराबर होंगे। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, एग्रीड। अब हमने एक्चुअल कंजम्पशन फंक्शन लगाया, यानी c इज इक्वल टू CO प्लस MPS ऑफ y। इस सारे एरिया में क्या ज्यादा था, एक्चुअल कंजम्पशन या इनकम। इस सारे एरिया कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो वो क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसकी कंजम्पशन और इनकम बराबर होगी, ना वो सेव कर रहा है ना वो डिस सेव कर रहा है। इस हिस्से में मुझे बताएं क्या ज्यादा है, अब इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो वो सेव कर रहा है। तो सेविंग फंक्शन हमेशा जीरो से नीचे से स्टार्ट होगा। अब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं अपना सेविंग फंक्शन बनाने के लिए, और जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आए, यस, और थोड़ा सा कर देता हूं ताकि ऊपर वो नजर आता रहे, यस। यस, अब देखो मैं नीचे से सेविंग फंक्शन निकाल रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको बिला वजह कर दिया था, इस लाइन को, ओके वापस करना पड़ेगा, चले कोई बात नहीं। अब देखें नीचे मैं निकाल रहा हूँ अपना सेविंग फंक्शन, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इधर आ गई जी सेविंग और इधर आ गई डिस्पोजेबल इनकम। अब जब तक, ओहो ये तो नीचे जाएगा नहीं बिकॉज सफा खत्म हो चुका है, डैम डैम डैम, व्हाट टू डू विद दिस नाउ। हाँ अब नहीं करेंगे इसको, चले मैं आपको बना हुआ दिखाता हूँ, होपफुली उसे समझ आएगा, वरना दोबारा यहाँ पे आके सारा मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके जी, लेट्स गो बैक। ये आपका बना हुआ देखो, 45 डिग्री लाइन, उसको नीचे देखो, ये जब तक डिस सेव हो रहा था, जीरो इनकम पे भी उसने कुछ स्पेंड करना था, तो सेविंग फंक्शन जीरो से नीचे हमेशा स्टार्ट होगा। वाई जीरो पे आके इक्विलिब्रियम आ गया उसका, ना सेविंग ना स्पेंडिंग, बराबर है सेविंग और स्पेंडिंग, बाद में सेविंग फंक्शन पॉजिटिव हो गया, तो हमेशा सेविंग फंक्शन जीरो से नीचे से स्टार्ट होगा।
नहीं, इनकम एंड कंजम्पशन, सॉरी, इनकम एंड कंजम्पशन। यानी ना वो सेव कर रहा है ना वो डिससेव कर रहा है सेंटर में। या सबको समझ आ गया बेटे? जी। कंजम्पशन एमपीसी की वजह से अपवर्ड स्लोपिंग है, बिल्कुल। उसमें एक पार्ट ऑटोनमस है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, फिर एमपीसी की वजह से उसकी स्लोप ज्यादा, एमपीसी होती तो ज्यादा स्लोप होती। या अब आ रहे हैं जी। उप्स, ये देखें दोबारा। 45 डिग्री लाइन बेटे सिर्फ क्या कर रही होती है, इस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है, यूनिटरी इलास्टिसिटी की तरह। तो हर पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम सेम होंगे, दोनों वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब हम असल कंजम्पशन फंक्शन लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा y0 से पहले पहले कंजम्पशन ज्यादा थी, इनकम कम थी, डिससेविंग है। हम निकालना चाह रहे हैं सेविंग फंक्शन, और y0 पे ब्रेक इवन है, उसके बाद इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन का असल फिगर नीचे है, तो हम सेव कर रहे हैं। इसी से हमने सेविंग का फंक्शन निकाल लिया। दैट्स व्हाट वी गेट। यस और नो? जिसने पूछा था बता दे मुझे जल्दी से, ताकि मैं आगे मूव करूं। अब दिस सेविंग हमेशा जीरो से नीचे स्टार्ट होगी, फिर एक खास लेवल ऑफ इनकम पे ब्रेक इवन, और उसके बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेविंग फंक्शन इज एस इज इक्वल टू एस ओ, जो जीरो से नीचे वाला पार्ट है, और फिर एमपीएस ऑफ वाई। जी उमेद। बिल्कुल जीरो से नीचे होगा, इवन इफ यू हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन योर बैंक, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू इनकम। सेविंग फंक्शन इज फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम तो जीरो हो गई ना, लेट्स से इलॉन मस्क की आज इनकम जीरो हो जाए, वो अपने अकाउंट से निकालना शुरू हो गया, उसका भी जीरो इनकम है, दिस सेविंग से स्टार्ट होगा। या क्लियर होगी बात? ओके। अब इसका सेम चीज जो हमने कंजम्पशन फंक्शन में देखा था, अगर नेशनल इनकम में चेंजेस आते हैं तो ऑन द कर्व मूवमेंट आती है। y0 से y1 पे गए ऑन द कर्व, हम s0 से s1 पे गए, ठीक है, शिफ्ट नहीं आएगा। शिफ्ट कैसे आएगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इसमें भी जब एमपीएस चेंज होगी तो पिवटल शिफ्ट, s0 से s1 एमपीएस ज्यादा हुई थी, किसके पास पैसा है? अमीर। अमीर के पास आया। और S0 से S2 एमपीएस गिरी है, किसके पास पैसा आया? गरीब के पास, बिल्कुल सही है। और शिफ्ट क्यों हो रही है? वही फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग, सोशल एटीट्यूड्स। चाइनीज आर द मोस्ट सेविंग नेशन इन द वर्ल्ड, उनका सेविंग फंक्शन ऊपर शिफ्ट होता रहता है। अमेरिकन इंग्लिश आर नॉट दैट मच सेवर्स, उनका इतना शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग स्कीम्स, अच्छी सेविंग स्कीम्स हैं, ऊपर शिफ्ट, बुरी है तो नीचे शिफ्ट। इंटरेस्ट रेट राइज होगा, सेविंग्स राइज करेंगी, एंड वाइस वर्सा। सिर्फ टारगेट सेविंग समझ लो, जरा डिफरेंट है। इसको एंड पे करते हैं, फ्यूचर कॉन्फिडेंस हाई होगा तो लोग सेव लेस करेंगे, उन्हें फ्यूचर की परवाह नहीं। हाँ, लो हो फ्यूचर कॉन्फिडेंस तो हम अपनी टाइट करके बेल्ट सेविंग शुरू कर देते हैं अभी से। टारगेट सेवर्स क्या है जी? व्हेन पीपल सेव फॉर अ पर्टिकुलर गोल, फॉर एग्जांपल बाइंग अ कार, मेकिंग अ न्यू किचन, बाइंग अ न्यू आईफोन। इन टारगेट सेविंग अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेवर्स का टारगेट जल्दी पूरा हो जाता है, और टारगेट सेविंग जल्दी खत्म हो जाती है। समझ आ गई बात? आपने $1000 सेव करना था, आप बैंक में रखते जा रहे थे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, वो 1000 का टारगेट जल्दी पूरा हो गया, आप सेविंग रोक देंगे और निकाल के वो चीज खरीद लेंगे। तो टारगेट सेविंग का इंटरेस्ट रेट से नेगेटिव रिलेशनशिप है। बच्चों क्लियर और नॉट? ओके, आपने गाड़ी लेनी है, आप 30 लाख रुपए सेव करना चाह रहे हो, आपने बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवा दिया, हर महीने उसमें लाख लाख रुपए डाल रहे हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, पहले 30 महीने में पूरा होना था, वो 25 महीने में पूरा हो गया, मजीद सेव करोगे? गाड़ी आ गई तो बेसिकली आपका टारगेट पहले पूरा हो जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा टारगेट सेविंग गिर जाएगी। ओके जी, लेट्स, आपको तो आ गया, दूसरे बच्चे को समझ आया जो पूछ रहे थे? ओके, हमारे पास 5-7 मिनट है, जल्दी से अब ये सारे विड्रॉल्स खत्म करते हैं, और कल हम इंजेक्शंस करके मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर करेंगे। 3 क्लासों में 2 चैप्टर मुश्किल हो रहे हैं, चले लेट्स ट्राई। थर्ड एंड फोर्थ हमारे जो है वो टैक्स एंड इंपोर्ट फंक्शन।
रिमेंबर वी आर कंसिडरिंग नेट टैक्सेस हियर। नेट टैक्सेस मींस टैक्स में से ट्रांसफर पेमेंट निकाल दो, क्योंकि टैक्स विड्रॉ हुए थे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से और गवर्नमेंट ने दोबारा ट्रांसफर पेमेंट वापस दे दी, तो असल में तो विड्रॉल सिर्फ वही नेट टैक्सेस है ना, ट्रांसफर पेमेंट निकाल के। ठीक है। अब मेरा बेटा, जी क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ने $100 का टैक्स लिया आपसे हैदर, उसमें से $20 आपके गरीबों को, पेंशनर्स को, अनएम्प्लॉयड को दे दिए, तो टैक्स असल में कितना लिया, सर्कुलर फ्लो में से कितना विड्रॉल किया? तो फिर टैक्सेस में से ट्रांसफर पेमेंट निकालोगे तो सही नेट टैक्सेस निकलेंगे ना। हाँ, अब देखो मेरा बेटा, टैक्स एंड इंपोर्ट्स आर विड्रॉल्स फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एंड देयरफॉर आर एंडोजेनस फैक्टर। नेशनल इनकम जीरो है तो कोई टैक्स पे नहीं करना। इसमें हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, खैर इनडायरेक्ट टैक्सेस फिर भी पे करते हैं जो हमने नेसेसिटीज पर खरीदना है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। और जब नेशनल इनकम बढ़ती गई, साथ में टैक्स फंक्शन ऊपर जाता रहा, एमपीटी के हिसाब से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से। इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ में इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्स इनटू इनकम। फिर इंपोर्ट फंक्शन जी, जीरो इनकम थी, कोई इंपोर्ट नहीं हो रही थी, इसमें भी हम अजम्पशन ले रहे हैं, इंपोर्ट्स फिर भी होती रहती हैं, रॉ मटेरियल मंगवाने पड़ते हैं, नेसेसिटीज मंगवानी पड़ती हैं, लेकिन उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट्स इनटू इनकम, इनकम बढ़ती गई, टैक्स अमाउंट बढ़ती गई, साथ में इसकी स्लोप विल डिपेंड ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ इंपोर्ट्स। छोटू सा ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। एक्सपोर्ट फंक्शन जी, ये क्या है जी? एक्सपोर्ट्स हैव नो लिंक विद डोमेस्टिक नेशनल इनकम। हमारी डिस्पोजेबल इनकम से कोई लिंक नहीं है, फॉरेनर्स की इनकम से ताल्लुक, क्योंकि वो खरीदते हैं। एज इट इज प्योरली एक्सोजेनस, यानी एक्सटर्नल फैक्टर, फॉरेनर्स की इनकम पे डिपेंड करता है। नेशनल इनकम वाई जीरो थी तब भी उतनी एक्सपोर्ट्स है, जीरो थी तब भी उतनी एक्सपोर्ट्स है, वाई वन है तब भी उतनी। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जल्दी से फैक्टर्स डिटर्मिनिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एएस टाइप का है, बहुत आसान है। एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुआ तो हमारी एक्सपोर्ट्स, जल्दी बताएं, महंगी होंगी, उनकी डिमांड गिरेगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। डेप्रिशिएट हुआ तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म लगाई तो एक्सपोर्ट फंक्शन नहीं। आप एक्सपोर्ट को सब्सिडीज दोगे, प्रोटेक्शनिज्म की वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, फ्री ट्रेड की वजह से कम होंगी। रिलेटिव क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट्स, अगर हम जो इंपोर्ट्स मंगवा रहे हैं, मुझे बताएं उन पे क्या असर पड़ेगा अगर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस कंपेटिटिवनेस ऑफ इंपोर्ट्स, अगर जो इंपोर्ट्स मंगवा रहे हैं वो सस्ती हो गई हैं, प्राइस कंपेटिटिव हो गई हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा शिफ्ट। सेम विद एक्सपोर्ट्स, सेम कॉन्सेप्ट है। खत्म कर दूं इसको यहाँ पे, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट समझ आ गई हैं? जल्दी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखो, गवर्नमेंट तीन तरह की स्पेंडिंग करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, फैक्ट्रीज। करंट एक्सपेंडिचर, मुसलसल जो हर महीने हो रहा है, सैलरीज, मेडिसिन, यूनिफॉर्म्स, अपने ऑफिस की सप्लाईज। डेट इंटरेस्ट, जिसने पाकिस्तान की इस वक्त कमर तोड़ी हुई है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टेकन। फैक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्यों गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी या कम होगी? नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर गवर्नमेंट को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल रीजंस आपको कई बार बताया, इलेक्शंस के पास ज्यादा स्पेंडिंग ऊपर शिफ्ट, बाद में कम स्पेंडिंग नीचे शिफ्ट। नीड फॉर इकोनॉमिक रीजंस, रिसेशन और ग्रोथ में ज्यादा स्पेंडिंग ऊपर शिफ्ट, और वाइस वर्सा। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स में ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है, ऊपर शिफ्ट होता है, और पीस टाइम्स में कम स्पेंडिंग, नीचे शिफ्ट होता है। ये हमारे तीन इंजेक्शन हो गए। कंजम्पशन, कंजम्पशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं आपको कल करवाऊंगा, थोड़ा डिटेल्ड है, और कल हम ये सारा चैप्टर इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। यू वांट मी टू पोस्ट द वीडियो राइट अवे? ओके मेरा, श्योर, नो वरीज। जी बेटे, अल्लाह हाफिज, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन तो पूछे, वरना मैं बंद करूँ क्लास जी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑटोनोमस है, इसमें हम एक बहुत बड़ी अजम्पशन ले रहे हैं।